हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में माइक्रोस्पोर या परागकण को देख चुके हैं। अब अगली हेडिंग है लघु युग्मक जनन तथा नर युग्मोद्भिद। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट। ओके, परागकण के स्वतंत्र होने से पहले ही परागकण अंकुरण हो जाता है। ओके, दिया है परागकण के स्वतंत्र होने से पहले ही परागकण अंकुरण हो जाता है। क्यों अंकुरण हो जाता है? रियलिटी तो ये है कि परागकण जो है स्वतंत्र होने के बाद पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर बैठने के बाद और उस स्टिग्मा से सुगरी सलूशन या फिर जो है जल और पोषक पदार्थ को ग्रहण करने के बाद जब परागकण फूल जाते हैं और फूलने के बाद जो है एक्सिन लेयर में जो जनन छिद्र होता है उसके माध्यम से पराग नलिका बाहर निकलती है। उसके बाद जो है पराग नली का निर्माण होता है। रियलिटी तो ये है, लेकिन फिलहाल जो है मतलब इनका भी कहना कुछ सही होगा, क्योंकि परागकण जब मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद निषेचन के लिए उनमें प्रतिक्रियाएं या फिर एक्टिविटी होने लगती है। जैसे तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में परागकण का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। ओके, ये अभी परागकण जो है परागकोश से रिलीज नहीं हुए, मतलब बाहर नहीं निकले हुए, उसके अंदर ही परागकोश के अंदर ही परागकणों में एक्टिविटी चालू हो गई है। ठीक, ऐसे परागकणों में मियोसिस के द्वारा केंद्रक का विभाजन होना, मतलब एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाना। इसीलिए बोला गया है कि परागकण के स्वतंत्र होने से पहले ही परागकण का अंकुरण हो जाता है। ओके, तो आगे देखिए, जब परागकण में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें दो केंद्रक का निर्माण होता है। तो नंबर 1 है, इसमें बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक होता है उसे वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक या उसे इंग्लिश में कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, दोनों केंद्रक बनने के पश्चात जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और अब यह जनन कोशिका कहलाती है। ओके, किस केंद्रक के? जनन केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण उसे बाद में जनन कोशिका कहा जाता है। ओके, इस अवस्था में परागकण परागकोश से अलग हो जाते हैं। जब परागकण में जनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा उसके बाद जो है यह परागकोश से अलग हो जाएंगे। ओके, कुछ पादपों में जनन कोशिका परागकण में ही दो नर युग्मों में विभाजित हो जाते हैं। ओके, कुछ पादपों में जनन कोशिका जो होती है परागकण के अंदर ही दो नर युग्मों में विभाजित हो जाती है। ओके, आगे देखिए, परागकण परागण पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा अंडकों के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ओके, परागकण जो होता है पॉलिनेशन के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ओके, नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन जायंग में होता है और उसके बाद नर युग्मोद्भिद का विकास परिवर्धन सब कुछ जायांग में होता है। ओके, तो आइए थोड़ा सा फिगर पर फोकस करते हैं। देखिए, यह देखिए एक पॉलन ग्रेन्स है, यह एक परागकण है जो कि अभी परागकोश के अंदर है। ओके, परागकोश के अंदर है। तो देख लीजिए इस परागकण के कुछ भागों को देख लीजिए। सबसे बाहरी लेयर एक्सिन लेयर कहलाती है। ओके, और उसके अंदर की लेयर एंटीन लेयर कहलाती है। और यह देखिए परागकण का न्यूक्लियस यानी जनन केंद्रक है। ओके, और ये सब जो है कोशिका द्रव्य है। किसका? परागकण का कोशिका द्रव्य है। और यह जो है गड्ढे नुमा संरचना जो दिख रहा है, कटाव जो दिख रहा है, मतलब परागकण में जो हल्का सा कटाव दिख रहा है वह जनन छिद्र है। ओके, जहाँ से पराग नलिका बाहर निकलेंगी। ओके, उसके बाद की आगे की प्रक्रिया देखिए। ये देखिए रिक्तिकाएं हैं, ठीक, और ये है नली केंद्रक या वर्धी केंद्रक। ओके, यह देखिए
यह केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ, ठीक, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य जब एकत्रित हो जाती हैं, केंद्रक के चारों तरफ जब कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाती हैं, तब उन्हें बोला जाता है जनन कोशिका। ओके, उसके पहले क्या था, जनन केंद्रक कहलाता था। लेकिन जब जनन केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाती हैं, तब उसे कहा जाता है जनन कोशिका। इस अवस्था में परागकण परागकोश से बाहर हो जाते हैं। जैसे परागकोश से बाहर कब होते हैं, जब इस जनन केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाएंगी, तब वह जनन कोशिका कहलाएगा। और जनन कोशिका की अवस्था में वह परागकोश से अलग होगा। ओके, जब परागकण रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद की घटना देख लीजिए। इसको तो हम बता चुके हैं, जनन छिद्र है और ये नली केंद्रक है। ठीक, नली केंद्रक है, जिसे वर्धी केंद्रक भी कहा जाता है, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, इसका 3 नाम है। देखिए, एक तो है नली केंद्रक हिंदी में, ठीक, उसके बाद इसी को वर्धी केंद्रक भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, यह है नली केंद्रक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसका बाहरी लेयर वर्धी कोशिका है, और रिक्तिकाएं आपको बता चुके हैं। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, जब परागकोश से परागकण रिलीज होंगे, उसके बाद वह अपने ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठेंगे। उसके बाद उस वर्तिकाग्र पर जो होता है, कुछ सुगरी सॉल्यूशन होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, उस वर्तिकाग्र पर जल और पोषक पदार्थ होते हैं। ओके, जो परागकण एब्जॉर्ब करता है, मतलब लेता है उस वर्तिकाग्र से। वर्तिकाग्र जो है परागकण को पोषक पदार्थों को देती है, और पोषक पदार्थ को परागकण एब्जॉर्ब करके उसके बाद परागकण फूल जाता है। जब परागकण पोषक पदार्थों को भारी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा, उसके बाद उसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी, और कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ने के बाद जो है एंटीन लेयर है ना, बाहर आंतरिक लेयर है, परागकण का आंतरिक लेयर है, तो इस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका बाहर निकलेगी, और पराग नलिका के बाहर निकलने के बाद उसके बाद मेल गैमेटोफाइट या फिर नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन या विकास जो होता है जायांग में होता है। ओके, देखिए, जब पॉलन ग्रेन से या परागकण से पराग नलिका निकलेगी, तो देखिए ये पराग नलिका है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे धब्बे नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं कैलोस प्लग। ओके, और ये जो है आगे की ओर हैं, वो हैं नर युग्मक, ठीक, मेल गैमेट है, और यह है नली केंद्रक, और इसमें गाढ़े रंग का कोशिका द्रव्य पाया जाता है। परागकण जब परागकोश से बाहर भी नहीं निकले होते हैं, तभी से उसमें निषेचन के लिए परागकण के अंदर एक्टिविटी चालू हो जाती है। जैसे केंद्रक में विभाजन होने लगता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वह पूरा तैयार होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परागकण परागकोश से स्वतंत्र होने से पहले ही परागकण का अंकुरण हो जाता है। ओके, लेकिन रियलिटी यही है कि परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद ही परागकण से पराग नलिका का निर्माण होता है। नोट लिखा है यहाँ पर, तो नोट का मतलब आप समझ जाइएगा कि यह जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखिए, पराग नलिका की खोज एमएसी ने सन 1924 में की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए पराग नलिका की खोज किसने की थी, तो एमएसी ने सन 1924 में की थी। ओके, अनेक प्रजातियों के परागकण भयानक एलर्जी तथा श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं। ओके, और आगे देखिए, भारत में आयात किए जाने वाले गेहूं के साथ आने वाले पार्थेनियम या फिर गाजर घास या कांग्रेस घास या फिर कनाडा घास के परागकण एलर्जी कारक होते हैं। ओके, देख लीजिए, पार्थेनियम के परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं। ओके,
पार्थेनियम को 3-4 नामों से जाना जाता है, इसे देख लीजिए। पार्थेनियम को गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, कनाडा घास के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाए किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसका परागकण जो है एलर्जी पैदा करता है, तो आपको लिख देना या तो पार्थेनियम या गाजर घास या कांग्रेस घास या कनाडा घास, कोई भी लिख देना है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, परागकण से बने उत्पाद गोलियां, सिरप खिलाड़ियों तथा धावक घोड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि कारक है। पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण का टेबलेट यानी गोलियां और सिरप भी बनते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। यह मुख्य रूप से खिलाड़ियों और धावक मतलब दौड़ने वाले जीवों को और घोड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि परागकण से टेबलेट्स और सिरप का भी निर्माण होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है खिलाड़ियों के लिए, मतलब खिलाड़ियों के लिए, और धावक होते मतलब दौड़ने वाले यानी घोड़ों के लिए उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ओके, यानी परागकण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परागकण से सिरप और टेबलेट्स या गोलियों का भी निर्माण होता है। ओके, और अलग अलग प्रजातियों के पुष्प या फिर अलग अलग पादपों के परागकण का जीवन काल अलग अलग होता है। ओके, परागकण अलग अलग समय तक जीवित रह सकते हैं। ओके, जैसे धान और गेहूं के परागकण केवल 30 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद वह डेड कर जाते हैं या मर जाते हैं। ओके, जबकि सोलनेसी, रोजेसी और लेगुमिनेसी कुल के सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता जो होती है 1 महीने तक होती है। ओके, कई प्रजातियों के परागकण को पराग बैंक में द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक उसे रखा जा सकता है, या कई वर्षों तक उसे भंडारित करके रखा जा सकता है, या फिर कई वर्षों तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, और उनका प्रयोग फसल प्रजनन में किया जाता है। ओके, तो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, और आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाने जा रहे हैं। तो अब आइए नर जननांग से संबंधित कुछ शब्दों को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, पुमंग क्या है? पुमंग एक नर जननांग है। पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग है जिसमें पुंकेसर या फिर सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। ओके, पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेंस। ओके, और सूक्ष्म बीजाणु पर्ण को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, तो अब आते हैं आगे पुंकेसर या स्टेमेंस। ओके, स्टेमेंस में देखिए पुमंग की इकाई है। पुंकेसर जो होता है पुमंग की इकाई है जिसमें परागकोश, वृंत तंतु तथा संयोजी ऊतक होते हैं। पुंकेसर में एंथर होते हैं और वृंत तंतु एवं संयोजी ऊतक होता है। ओके, इसके बाद आगे आइए, आगे अगला है परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं एंथर। ओके, अब एंथर क्या है? यह 2 पालियों का बना होता है। एंथर जो होता है 2 पालियों का बना होता है जिसमें सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ होती हैं। सूक्ष्म बीजाणु धानियों को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, उसके बाद आता है परागकण। ठीक, परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो परागकण क्या होता है? परागकण जो होता है नर युग्मोद्भिद होता है। ओके, परागकण जो है नर युग्मोद्भिद होता है या फिर परागकण से नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद आगे आइए, 2 नर युग्मक केंद्रक। जो 2 नर युग्मक केंद्रक हैं, एक केंद्रक अंड कोशिका से संलयित होकर के द्विगुणित या डिप्लॉयड गैमेट्स बनाता है। ओके, उसके बाद दूसरा केंद्रक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर परागनली के विकास में
विकास में उपयोग होता है। ओके, देखिए वर्धी केंद्रक व नली केंद्रक क्या होता है। यह पराग नली के विकास में उपयोगी होता है। यही होकर के इसी में ना लिख करके यहाँ पर लिखा गया है, ताकि इसका भी आंसर यही होगा, इसका भी आंसर यही होगा, इसीलिए यहाँ पर ना लिख करके यहाँ लिखा गया है। ओके, तो वर्धी केंद्रक व नली केंद्रक, वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक का कार्य क्या होता है, या पराग नली के विकास में उपयोग होता है। ओके ओके, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। एक बात याद रखना, जब आप किसी व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं, हकीकत में उस वक्त आपका सम्मान घट रहा होता है। ओके, ऑल द बेस्ट।